हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके अपनी अकेडमी। हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट के मेंस एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट का, जो कि अभी आने वाले हैं एग्जाम, जो कि 5512 प्लस आपका 3284 लगभग जो वैकेंसी है टोटल दोनों मिलाकर। तो उसके लिए ये जो है प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके पहले दो प्रैक्टिस सेट जो है, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो चैनल पर जाइए, आपको वहाँ से उसका वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, टो सीरीज का जो है तीसरा प्रैक्टिस सेट होगा जिसमें हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेंगे। हिंदी का क्वेश्चन दिया गया है। प्राकृत, संस्कृत और अपभ्रंश पाली, ये तीन जो चार भाषाएं हैं, इन भाषाओं में प्राचीनतम भाषा कौन सी है, ये बताना है। ठीक है, यह क्वेश्चन जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्राकृत, संस्कृत और अपभ्रंश, इन चारों में से सबसे पुरानी भाषा बताना है। तो इन सबसे चारों में से सबसे पुरानी भाषा जो है वो है संस्कृत। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, संस्कृत भाषा जो है सबसे पुरानी भाषा है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक करने का इसमें से सुझाव दिया गया था? तो ये दिया गया था 15 वर्षों तक। तो आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, 15 वर्षों तक सुझाव दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा इनमें से? ठीक है, दीर्घ स्वर बताना है। तो देखिए, लघु स्वर, दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर, तीन प्रकार के स्वर होते हैं। सॉरी, संयुक्त स्वर, लघु स्वर, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, और इसके अलावा संयुक्त स्वर। ठीक है, तीन प्रकार के स्वर होते हैं। पहला उसमें आता है आपका ह्रस्व स्वर। ठीक है, एक आ जाता है दीर्घ स्वर, और इसमें दूसरा आ जाता है आपका, तीसरा आ जाता है संयुक्त स्वर। तो इसमें दीर्घ स्वर कौन कौन सा है? तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, बड़ा आ जो है ये क्या होता है? दीर्घ स्वर होता है। ह्रस्व स्वर जो होता है उसमें छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये चार आते हैं जो आपके ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, बाकी दीर्घ स्वर के अंतर्गत बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, और संयुक्त स्वर के अंतर्गत ए, आई, ओ, आओ, ये सभी आ जाते हैं। चलिए, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? ठीक है, इनमें से कौन से वर्ण का उच्चारण जो होता है वो कंठ और तालु दोनों से होता है? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अ शब्द जो लिखा हुआ, डी ऑप्शन, ये होता है कंठ और ताल, यानी कि कंठ तालब जिसको कहते हैं। तो कंठ तालब इसको कहते हैं। तो ये अ वर्ड जो है कंठ तालब है। ठीक है, उच्चारण के स्थान पर या व्यंजन है, जो किस प्रकार का व्यंजन है? तो उच्चारण के स्थान पर आधार पर सॉरी, उच्चारण स्थान के आधार पर या जो व्यंजन है वो तालब्य होता है। यहाँ आंसर ए पार्ट हो जाएगा, क्योंकि चा वर्ग जो है वो तालब्य के अंतर्गत आता है, और चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, या जो अंतिम वर्ण जो है चा का, वो क्या आ जाता है? तालब्य हो जाता है। तो यहाँ आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें से कौन से विकल्प में सभी शब्द हैं? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा रामचरितमानस और गंगा। ये जो तीनों शब्द हैं ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरे में देखते हैं तो ये मिठास शब्द व्यक्तिवाचक नहीं होता, इसमें बुढ़ापा शब्द व्यक्तिवाचक नहीं होगा, और इसमें ममता शब्द व्यक्तिवाचक नहीं होगा। तो इस प्रकार ये गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। रेखांकित दृष्टि से बताना कि रेखांकित शब्द जो अपशब्द है ये किस प्रकार का शब्द है? अपशब्द जो दिया गया है इसमें से तो देखा जाएगा तो ये संज्ञा शब्द है। तो यहाँ आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, मन गढ़ंत, शिष्टता और घबराहट, इन शब्दों के लिंग बताना, मतलब पुरुष और स्त्रीलिंग, इन तीनों के बताना कि कौन कौन सा हो जाएगा। तो प्रश्न में अगर देखेंगे मन गढ़ंत, शिष्टता और घबराहट, तो ये तीनों अगर देखा जाए तो स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए पार्ट, तीनों स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है? भारतीय शब्द का बहुवचन होता है, भारतीय शब्द का बहुवचन के आधार पर देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा भारतीयों, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। उत्तम पुरुष सर्वनाम किस भेद का एक प्रकार है? तो उत्तम पुरुष सर्वनाम क्वेश्चन नंबर 10 में बताना। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होता है, उसमें आता है आपका पहला उत्तम पुरुष, दूसरा आज आपका आ जाता है मध्यम पुरुष। ठीक है, तीसरा आपका आ जाता है जो है मध्यम पुरुष के बाद इसमें आ जाता है अन्य पुरुष। ठीक है, तो ये उत्तम पुरुष सर्वनाम जो होता है वो किसके अंतर्गत आता है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। आंसर बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 11, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताना है। ठीक है, स्वयं शब्द का सर्वनाम बताना, किस प्रकार का सर्वनाम के अंतर्गत शीला जो स्वयं शब्द है ये आता है? तो ये अगर देखा जाए इनमें से तो ये निजवाचक सर्वनाम में आता है। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, स्वयं शब्द जो है आपका क्या है? समानार्थक है, जो कि पुरुषवाचक सर्वनाम आपसे भिन्न है, और इस प्रकार ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, निम्नलिखित में से बताना है कि कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें बताना है रेखांकित शब्द विशेषण किस विशेषण भेद के अंतर्गत आएगा। ठीक है, सिंदूरी शब्द कौन से इसमें से विशेषण के अंतर्गत आएगा? सिंदूरी शब्द जो है इसमें देखिए क्या है कि ये जो है
लाल शब्द की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, ठीक है। मतलब लाल शब्द भी विशेषण है, विशेषण की विशेषता कौन बता रहा है, सिंदूरी शब्द बता रहा है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा प्रविशेषण, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंदूरी शब्द प्रविशेषण, ये विशेषण की विशेषता बता रहा है, तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्रिया धातुएं जो होती हैं जिसको मूल अकर्मक के साथ प्रत्यय जब जोड़कर बनाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्रिया धातुएं, साधित सकर्मक धातु, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा साधित सकर्मक धातु, आंसर सी ऑप्शन राइट है। जैसे कि अगर हम देखेंगे उठना, तो उठना का उठाना और उठवाना, इन तीनों में उठना मूल धातु या फिर मूल अकर्मक क्रिया है, ठीक है। और इसमें प्रत्यय का अगर जोड़ दिया जाए तो क्रमशः उठाना एवं उठवाना जो कि एक साधा सकर्मक क्रिया बन जाती है। चलिए, आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, ठीक है। उपन्यास में कारक बताना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए रेखांकित शब्द जो उपन्यास है इसमें कर्म कारक है, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। राम ने खाना खाया होगा, इसमें वाक्य में खाया होगा में कौन सी क्रिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्रिया बताना, तो देखिए इसमें खाया होगा आ रहा है, इसका मतलब ये संदिग्धता में जा रहा है और ये संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत आएगा, आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। सॉरी, संदिग्ध भूत क्रिया इसमें है, खाया होगा कौन सी है, संदिग्ध भूत क्रिया है, ठीक है। चलिए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य को इसमें से चिन्हित करना है, इनमें से परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 16 में अगर हम सी देखते हैं, रात को कम खाना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में जो ये परिमाण बता रहा है क्रियावाचक जो है क्रिया विशेषण वाक्य है, तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताना है, कौन सा हो जाएगा, तो तद्भव शब्द की बात करेंगे। अटल शब्द क्या है, अटल शब्द जो है अगर हम देखेंगे तो अटल शब्द तद्भव शब्द है, बाकी इसमें जो दिए गए हैं सभी तत्सम है, तो आंसर ए पार्ट ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है, अज्ञानी शब्द का पर्यायवाची इनमें से बताना है, कौन सा नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अज्ञ होता है, ठीक है। यहाँ पे भिज्ञ नहीं होगा इसका पर्यायवाची, बाकी अनभिज्ञ मूर्ख है सभी अज्ञानी का पर्यायवाची होता है, ठीक है। अज्ञ के पर्यायवाची के रूप में अज्ञानी, बेसमझ, अनभिज्ञ, मूर्ख, पागल, अनजान ये सभी होता है, ठीक है। भिज्ञ के पर्यायवाची में अगर हम देखा जाएगा तो समझदार, बुद्धिमान, मेधावी ये सभी आते हैं, ठीक है। विज्ञ का एक अन्य पर्यायवाची जो पूछा जाता है विज्ञ, याद रखिएगा। चलिए, उथला शब्द का विलोम अगले प्रश्न में पूछना है, तो पूछा गया तो उथला शब्द का विलोम क्या होगा। तो देखिए उथला का विलोम हो जाएगा इसमें से गहरा, ठीक है। उथला का विलोम क्या हो जाएगा, गहरा, आंसर ए पार्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अंकेक्षक शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है। अंकेक्षक शब्द मतलब कि आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाले के लिए एक शब्द अंकेक्षक कहते हैं, तो यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ बताना, क्वेश्चन नंबर 21। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ना समझ को उपदेश देना, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, जो है बी पार्ट करेक्ट है, ना समझ को उपदेश देना। क्वेश्चन नंबर 22 है, होनहार वीरवान के हो चीखने पात, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ होता है होनहार बालक के गुण जो होते हैं वो बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। तो आंसर सी ऑप्शन इसके लिए राइट है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है, ठीक है। निसंकोच में, तो यहाँ पे उपसर्ग की अगर हम बात करेंगे तो मूल शब्द के पहले लगता है, और यहाँ पे निसंकोच में अगर हम देखेंगे तो इसमें नि उपसर्ग के संयोग से निर्मित होता है, तो यहाँ पे निस जो हो जाएगा दिया गया आपका ए पार्ट में, ठीक है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहा जाता है। तो दो वर्णों के मेल से अगर होने वाले विकार को हम इसमें कहते हैं संधि, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, महा प्लस ओजस्वी का संधि रूप क्या है। तो महा प्लस ओजस्वी का संधि रूप है महोजस्वी, जो कि दिया गया है बी पार्ट में, ठीक है। आंसर बी हो जाएगा। 21 संधि का उदाहरण है, तो ये वृद्ध स्वर संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 26 है, योगदान में कौन सा समास है, ठीक है। योगदान में समास की बात करेगा, आंसर क्या हो जाएगा, योगदान में समास। योगदान में अगर हम देखेंगे समास का विग्रह करते हैं, तो समास विग्रह इसका जब करेंगे तो योग का दान इसका होता है समास विग्रह, जो कि ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाएगा। आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित है, वाक्य में किस भाग में त्रुटि है ये बताना, अशुद्धि है, ठीक है। देखिए आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित है, इसमें अगर देखा जाएगा तो जो अशुद्ध है, गलत है, वहां पे ये अनेकों लोग जो दिया गया यहाँ पे गलती किया गया, इसके स्थान पर शुद्ध जो होना चाहिए था अनेक लोग होना चाहिए था, ठीक है, जो कि अशुद्ध दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, अब लो नसानी अब न नसई हो, इसमें कौन सा रस है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रस्तुत पंक्ति जो है इसमें रस जो है वो शांत रस है, आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सम या निर्वेत नामक स्थायी भाव का उत्कर्ष जहाँ पर होता है वहां पे शांत रस का
अद्भुत होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है, इनमें से बताना। क्वेश्चन नंबर 29। तो हिंदी साहित्य के काल विभाजन में देखा जाए तो विद्वानों में मतभेद है। ठीक है, सर्वमान रूप से इसे इस रूप में विभाजित किया जा सकता है। उसमें पहला आपका जाता है आदिगाथा काल, और सॉरी आदिकाल, जिसको वीरगाथा काल कहते हैं। ठीक है, दूसरा आ जाता है पूर्व मध्यकाल। ठीक है, तीसरा आ जाता है उसमें उत्तर मध्यकाल, जिसको रीतकाल कहा जाता है। ठीक है, चौथा आ जाता है आधुनिक काल, जिसको हम कहते हैं गद्यकाल। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया है डी पार्ट में संयुक्त काल, जो कि कोई भी इसके काल के प्रकार में नहीं आता है, तो यहाँ डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है। इनमें से नागार्जुन की रचनाओं में देखा जाए तो रतिनाथ की चाची जो कि है, ठीक है, बाबा बटेश्वर नाथ ये भी है, इमरतिया जो दिया गया है, ठीक है, ये भी है, लेकिन दादा कॉमरेड जो है ये नागार्जुन की रचना नहीं है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा डी पार्ट। डी पार्ट जो है दादा कॉमरेड किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये यश पाल के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, यश पाल के द्वारा लिखित है, तो यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हिंदी का क्वेश्चन हो गया 30। अब वीडियो को करना है आपको लाइक और चैनल को करना है सब्सक्राइब। अभी हम आगे देखेंगे सामान्य जीएस, इसके बाद कंप्यूटर, फिर देखेंगे यूपी स्पेशल। ठीक है, तो चलिए जीके के क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन, मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था। तो मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है चाणक्य की सहायता से नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद, जिसको हराया था। तो आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चंदावर का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच में हुआ था। तो चंदावर का युद्ध कब हुआ था, 1194 ईस्वी में हुआ था, और यह जयचंद और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। ठीक है, तो जयचंद और मोहम्मद गोरी, ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा, और इस युद्ध में जो है जयचंद की हार हुई थी। क्वेश्चन नंबर 48, भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव सॉरी भगत सिंह हाँ सॉरी भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दिया गया था। ठीक है, तो भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी। तो यहाँ पे वो डेट कौन सा था, तो वो था 23 मार्च 1931। ठीक है, 23 मार्च 1931, जो कि सी पार्ट में दिया गया, तो सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट। चलिए, चित्तरंजन दास ने चुनाव लड़ने के लिए 1923 में किसके साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो ये अगर हम बात करेंगे तो असहयोग आंदोलन जब हुआ था उसकी असफलता के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी, जो कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया गया था ये जनवरी 1923 में। ठीक है, जनवरी 1923 में गठन किया गया था, और इसमें सी आर दास यानी कि चित्तरंजन दास थे, और इसके अगर हम बात करें तो मोतीलाल नेहरू ने जो है मिलकर किया था। ठीक है, सी आर दास ने इसमें जो है अध्यक्ष बने और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यह प्रस्ताव किसने पेश किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज केसरिया, सफेद और हरे रंग का समान अनुपात में क्षैतिज तिरंगा होगा। ये किसके द्वारा पेश किया गया था। तो यह अगर हम बात करेंगे तो संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्र ध्वज को अपना लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, एक स्थायी समिति सदस्य संसद के निम्नलिखित सदनों में से किस सदन के सदस्यों से मिलकर बनी एक समिति है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो भारतीय संसद के प्रकृति के आधार पर मुख्यतः दो प्रकार की समितियों का उल्लेख है। एक उसमें आ जाता है स्थायी सदस्य अस्थायी समिति, दूसरा है अस्थायी या फिर तदर्थ समिति। संसद की स्थायी समिति जो होती है मुख्यतः राज्यसभा, ठीक है, और लोकसभा के सम्मिलित सदस्यों से मिलकर बनी होती है। तो राज्यसभा और लोकसभा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक विभाजन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है इनमें से। तो देखिए प्रधानमंत्री अगर यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री की बात नहीं यहाँ पे, भारत का उत्तर भारतीय मैदान जो है सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट। सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर भारत मैदान में है, और क्योंकि ये जो कृषि है यहाँ की क्या है, कृषि के लिए जो है यहाँ पर उपजाऊ जमीन है। ठीक है, इसके आसपास की नदियों के रूप में जल संसाधन उपलब्ध है, इसलिए यहाँ पे जो है जनसंख्या ज्यादा है। चलिए अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2024 में कजान में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को सोहराई पेंटिंग भेंट किया था। अब यहाँ पे बताना है कौन सा देश के राष्ट्रपति थे वो। तो अक्टूबर 2024 में जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था, कहाँ पर हुआ था, कजान में हुआ था। ठीक है, कजान में हुआ था, और इसमें रूसी राष्ट्रपति जो हैं व्लादिमीर पुतिन को झारखंड की प्रसिद्ध जो कलाकृति है सोहराई पेंटिंग, ठीक है, ये कहाँ की है, ये झारखंड की कलाकृति है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, पूछा जा सकता है। झारखंड की कलाकृति है सोहराई पेंटिंग, इसका जो है भेंट किया गया था, तो रूस के राष्ट्रपति को दिया गया था। तो यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था करंट अफेयर से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन नंबर 54,
दिया गया है 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में कौन सा राज्य फोकस राज्य था इनमें से, ठीक है, कौन सा राज्य इसमें से फोकस राज्य था। तो ये कब हुआ था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, ये हुआ था 14 से लेकर 27 नवंबर 2024 को। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 भारत का भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसमें झारखंड जो था वो फोकस राज्य था, ठीक है, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा झारखंड, ठीक है। जबकि उत्तर प्रदेश बिहार जो थे वो क्या थे, भागीदार भागीदार जो है राष्ट्र थे, वो सारी राज्य थे। और इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी विकसित भारत, विकसित भारत 2047, ठीक है। चलिए इसमें से बताना है कि कौन सा अलकनंदा और धौलीगंगा नदी के संगम का स्थान है। इनमें से अलकनंदा और धौलीगंगा के संगम का स्थान इनमें से कौन सा है ये बताना है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग जो है पंच प्रयाग में से एक है, जो उत्तराखंड के चमोली के अलकनंदा और धौलीगंगा नदी के संगम पर स्थित है। और बद्रीनाथ मंदिर इस जिले का क्या है, मुख्य आकर्षण है। तो ये याद रखना विष्णु प्रयाग, ठीक है। ये आपको चारों इसमें पंच प्रयाग जो है उनके नाम और उनके नदियों के नाम याद रखने, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी झील है, इनमें से कौन सी भारत की सबसे बड़ी झील है ये बताना, क्वेश्चन नंबर 56। तो इसमें से देखा जाए तो वेम्बनाड झील है जो कि भारत की सबसे बड़ी झील है। ये कहाँ पर पड़ता है, ये केरल राज्य में स्थित है, केरल राज्य में स्थित है। और क्षेत्रफल के आधार पर भारत की सबसे बड़ी झील कहलाती है, ठीक है। ये भारत की सबसे लंबी झील भी कहलाती है, इसकी लंबाई लगभग 84 किलोमीटर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, भारत में महावट क्या है, भारत में महावट क्या है भैया बताना है। तो देखिए अगर हम महावट की बात करेंगे तो पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में चक्रवाती विक्षोभों के कारण सर्दियों में जो वर्षा होती है जिसे स्थानीय तौर पर महावट कहते हैं। तो सर्दी के मौसम के दौरान चक्रवाती जो वर्षा होती है उसे कहते हैं महावट। कौन सा महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टिन का उत्पादन करता है, ठीक है, आधे से अधिक टिन का उत्पादन यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो वो है एशिया महाद्वीप, डी पार्ट राइट है। निम्नलिखित में से इंद्रधनुष के लिए किस रंग का सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है, इंद्रधनुष के किस रंग का सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है, इनमें से बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर क्या जो है सबसे कम तरंग दैर्घ्य बताना है, इनमें से किसका हो जाएगा। तो 59 का आंसर है ए पार्ट, बैगनी रंग का होता है, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से किस शब्द का अर्थ फलों को उगाना है, ठीक है, फलों का उगाना, उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे, तो यहाँ पे हो जाता है पॉमी कल्चर मतलब फलों को उगाना, ठीक है। पॉमी कल्चर का मतलब क्या होता है, फलों का उगाना। चलिए कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण किस में होता है। तो कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है वो राइबोसोम में होता है, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। एशिया का एक बड़ा सदाबहार पेड़ बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है, जिससे तने वायवीय जड़ों के समान होते हैं, ठीक है। तो बरगद के वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो एशिया का सबसे सदाबहार पेड़ जो बरगद उसका वैज्ञानिक नाम है फिकस बेंगालेंसिस, फिकस बेंगालेंसिस है, जो कि बी पार्ट में लिखा हुआ है। किस प्रकार की बेरोजगारी में व्यक्ति अपनी क्षमता से कम योगदान देता है, ठीक है। तो किस प्रकार की बेरोजगारी है, तो उस बेरोजगारी की अगर हम बात करेंगे इसमें से, तो देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी तब होती है जब श्रम शक्ति का एक हिस्सा या तो बिना काम के रह जाता है या इस तरह के काम करता है कि श्रमिक उत्पादकता अनिवार्य के रूप में शून्य हो जाती है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी हो जाएगा डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 है। इसमें बताना है कि कौन सा इसमें से वे और कौन सी प्राप्तियां सरकारी बजट द्वारा दर्शाई जाती हैं। तो उसमें सरकारी बजट जो होता है एक वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, जो एक वित्तीय वर्ष में सरकार के अनुमानित व्यय और अनुमानित प्राप्तियों को दर्शाता है, ठीक है। तो अनुमानित व्यय और अनुमानित प्राप्तियों को दर्शाता है, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है इनमें से, दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट इनमें से विंबलडन है, आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये 1877 से स्टार्ट किया गया था। और यूएस ओपन जो है ये स्टार्ट किया गया था 1881 में। फ्रेंच ओपन की स्टार्ट किया गया था 1891 में। और इसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन आया था 1905 में। चलिए क्वेश्चन हो गया आपका जीएस से, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आगे हम देखेंगे कंप्यूटर के क्वेश्चन, इसके बाद यूपी स्पेशल। कंप्यूटर क्वेश्चन है, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में कौन कौन शामिल होता है। तो देखिए बुनियादी प्रोसेसिंग चक्र में इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, ये तीन शामिल होते हैं। तो इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, इसका आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ई कॉमर्स क्या है, अगला प्रश्न बताना है ई कॉमर्स क्या है, ठीक है। तो ई कॉमर्स की अगर हम बात करेंगे तो ई कॉमर्स द्वारा इंटरनेट के माध्यम से उत्पाद एवं सर्विस को खरीदा एवं बेचा जाता है, ठीक है। तो उत्पाद एवं सर्विस को क्या खरीदा और बेचा जाता है। तो ई कॉमर्स के प्रयोग द्वारा कई संस्था या संगठन निर्धारित न्यूनतम पूंजी के निवेश के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उत्पाद का विस्तार करता है, ठीक है। तो यहाँ पे
जो है आंसर क्या हो जाएगा, इंटरनेट की सहायता से उत्पाद एवं सर्विस को खरीदना एवं बेचना। इनमें से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं सीपीयू को। आंसर हो जाएगा ए पार्ट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर सीपीयू शॉर्ट फॉर्म में, तो यहाँ पे ए पार्ट है। रोम किस प्रकार की मेमोरी है? तो रोम जो होता है एक स्थायी व गैर परिवर्तनशील मेमोरी होती है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, गैर परिवर्तनशील मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी। आंसर हो जाएगा डी पार्ट, सभी होती है, ठीक है इनमें से। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस इनमें से, ठीक है इनपुट डिवाइस बताना है। इनपुट डिवाइस में से देखा जाएगा तो माउस, कीबोर्ड और स्कैनर, ये तीनों क्या है, इनपुट डिवाइस है, तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड आता है, माउस आता है, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल आता है, लाइट पेन आता है, टच स्क्रीन आता है, ओएमआर है, ओसीआर है, सभी आते हैं। कंप्यूटर द्वारा निकाला गया रिजल्ट क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर के द्वारा जो रिजल्ट निकाला जाता है, जब हम किसी कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस के द्वारा कोई डेटा मतलब इंटर करते हैं, तो कंप्यूटर जो उपयोगी सूचना होती है उसको आउटपुट डिवाइस के माध्यम से प्राप्त करती है, तो यहाँ पे हो जाएगा, उसको कहा जाता है आउटपुट, ठीक है। लिनक्स एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो लिनक्स जो है एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहला माइक्रोसॉफ्ट प्रचालन तंत्र यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था, पहला वाला बताना। तो पहला जो माइक्रोसॉफ्ट था वो 1981 में एम एस डॉस के नाम से बनाया गया था, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, एम एस डॉस। पास्कल क्या है? पास्कल की अगर हम बात करेंगे तो एक कंप्यूटर भाषा है, आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर भाषा है, ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज है, आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 75 है, कुकी का क्या काम है, ठीक है। कुकी की अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 75 में, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कुकी की अगर हम बात करें तो देखिए, कुकीज जो होता है, यह आधुनिक ऑनलाइन ब्राउजिंग अनुभव का समर्थन करने वाली एक अभिन्न तकनीक है, जो कि कंप्यूटर कुकीज को HTTP कुकीज, वेब कुकीज, इंटरनेट कुकीज, ब्राउजर कुकी भी कहते हैं। ये यूजर्स की वेब की गतिविधि के बारे में जानकारी जो है स्टोर करता है। यह मुख्यतः जो है छोटी फाइल होती है, जिनमें अक्सर अद्वितीय पहचानकर्ता शामिल होते हैं, जिनमें वेब सर्वर ब्राउजर को भेजते हैं, ठीक है। तो उपयोगकर्ता के द्वारा अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो उपयोगकर्ता की वेब गतिविधि के बारे में जानकारी संग्रहित करता है, तो यहाँ पे आंसर इसके बारे में यही हो जाएगा, सी ऑप्शन। ईमेल में आने वाले संदेश किसमें संचित किए जाते हैं? तो ईमेल में आने वाले संदेश जो हैं या मैसेज जो हैं, ये इनबॉक्स में जो है स्टोर होते हैं, तो इनबॉक्स इसका राइट आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। यह एक प्रकार का मेलवेयर है, जिसे हम सामान्यतः एक वैध और उपयोगी ऐप के रूप में जो है स्मार्टफोन पर डाउनलोड करते हैं, किंतु वह आमतौर पर हमारे स्मार्टफोन को नियंत्रित कर लेता है और हमारी डाटा को सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है, उसकी चोरी करता है, अतः उसमें कुछ अन्य हानिकारक क्रियाएं करता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं ट्रोजन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? ट्रोजन कहते हैं। ट्रोजन के बारे में बातें कही गई हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, टेलीफोन लाइनों के माध्यम से संचार के लिए कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइस का नाम क्या है? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखिए, टेलीफोन के लाइनों के माध्यम से कम्युनिकेशन के लिए कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए प्रयोग की जाने डिवाइस का नाम है मॉडेम, तो आंसर डी ऑप्शन राइट है। इनमें से कौन सा डिजिटल नेटवर्क पर संचार की बुनियादी इकाई होती है? ठीक है, तो एक डेटा पैकेट का एक डिजिटल नेटवर्क पर संचार की बुनियादी इकाई है, तो डेटा पैकेट इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी पार्ट। 80 नंबर क्वेश्चन है, MICR निम्नलिखित में से किसके लिए लिखा जाता है? देखिए, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसका फुल फॉर्म है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो कि दिया गया है ए पार्ट में, ठीक है, तो ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अब होगा कंप्यूटर का, अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के 20 क्वेश्चन, फिर वीडियो को करते हैं एंड, ठीक है। इसमें आपका रीजनिंग का रह जाता है, तो रीजनिंग हम एक साथ आपको करवाएंगे एक से दो वीडियो में, तो चैनल से जुड़े रहेगा, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे कि वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ पर अवस्थित है, ये क्वेश्चन है। तो भारत कला भवन संग्रहालय जो है ये पड़ता है वाराणसी में, आंसर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। इसकी स्थापना 1920 में किया गया था, ठीक है, राय कृष्ण दास के द्वारा किया गया था, ये भी याद रखिएगा। सितंबर 2024 में सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो सितंबर 2024 में यह किया गया ग्रेटर नोएडा में, ठीक है, आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा। गीडा क्या है? गीडा का फुल फॉर्म बताना है। गीडा की बात करेंगे तो गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म है, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट करेक्ट। गीडा की स्थापना 1989 में किया गया था। निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? मार मृदा की बात करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है,
मार मृदा की अगर हम बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बुंदेलखंड क्षेत्र। और यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो ये कौन सा जिला हो जाएगा, ठीक है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो ये झांसी, ललितपुर, बांदा आदि जिलों में पाई जाती है। तो यहाँ से हो जाएगा आंसर डी ऑप्शन, झांसी, ठीक है, झांसी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 दिया गया है, हाथरस और कानपुर परंपराओं का संबंध किससे है। हाथरस एवं कानपुर के परंपराओं का संबंध की अगर हम बात करेंगे तो इसमें दो महत्वपूर्ण स्थान शामिल हैं, जहां पर रंगमंच ने अपनी जड़ें जमाई और विकास किया। इसमें रामलीला आ जाता है और दूसरा है नौटंकी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, रंगमंच से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं। जल विहार का मेला बुंदेलखंड में लगता है, बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल में लगता है, बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल में, शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर में। इनमें कौन सा एक गलत है। तो देखिए बलदेव छठ का मेला जो पूर्वांचल दिया गया है ये गलत है, ठीक है। क्यों गलत है, क्योंकि बलदेव छठ का मेला जो लगता है वो जेवर में लगता है, और जेवर की अगर हम बात करेंगे तो ये पूर्वांचल में नहीं पड़ता, ये ग्रेटर नोएडा में पड़ता है जो कि पश्चिमांचल में पड़ता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बाकी सारे सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग का निर्माण निगम कहाँ स्थित है, ठीक है। कृत्रिम अंग निर्माण निगम जो है ये उत्तर प्रदेश में अगर हम देखेंगे तो 87 में जो पड़ता है, ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये इसकी स्थापना हुई थी 1972 में, ठीक है। और ये कानपुर में स्थित है, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। दिसंबर 2024 में कुंभ शाह एआई एक याक चैटबॉट जो है किसने शुरू किया, ठीक है। शाह एआई याक चैटबॉट जो है ये किसके द्वारा शुरुआत किया गया है। तो ये 11 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने प्रयागराज में कुंभ में जो है ये लॉन्च किया था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है। तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है इनमें से अगर देखा जाए तो ये लखनऊ में, ठीक है। तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, इसको कहते हैं यूपीसीएआर। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा। तो उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय इसमें से इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1887 में। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब प्रारंभ किया गया। किसान बही योजना की शुरुआत किया गया था 1992-93, आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा बनाया गया था सन 1989 में। पहली राजभाषा जो है हिंदी है, द्वितीय राजभाषा उर्दू है। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 93 है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा समुदाय है जिसमें खाप पंचायत व्यवस्था एक परंपरागत सामाजिक संगठन के रूप में पाई जाती है। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो वो है जाट समुदाय, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। 94 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश किस शहर में आपको निम्नलिखित राजसी घाट मिलेंगे, जैसे कि अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट। ये सभी कहाँ मिलते हैं, तो ये सभी जो है स्थित हैं वाराणसी में। तो आंसर बी ऑप्शन राइट है। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से काली मिट्टी के बर्तनों के लिए इसमें से आजमगढ़ जिला है, आंसर इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 10 मंजिला पागल बाबा मंदिर जो है मिलता है या स्थित है। तो ये पड़ता है आपका वृंदावन में, आंसर ए पार्ट करेक्ट है, ठीक है। ये 10 मंजिल, ये मंदिर जो है 10 मंजिल का है, तो इसका नाम है 10 मंजिला पागल बाबा मंदिर। उत्तर प्रदेश में पहली डबल डेकर ईवी बस सेवा कहाँ शुरू की गई। तो नवंबर 2024 में इसकी स्टार्टिंग हुई है, और ये लखनऊ में नागरिकों के लिए पहली डबल डेकर जो है ईवी बस सेवा शुरुआत किया गया है। तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है। 98 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य जो है किससे संबंधित है। तो प्रसिद्ध चरकुला नृत्य जो है ये उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले यानी कि ब्रजभूमि क्षेत्र से संबंधित है, सी पार्ट राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें अगर हम बात करेंगे तो जो नर्तकी होते हैं या नृत्य का होता है वो क्या होता है, सर पर मिट्टी के 7 घड़े और उस पर 108 तेल के दीपक रख कर जो है नृत्य करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है इनमें से। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर इसका बी पार्ट बारहसिंगा, ठीक है। बारहसिंगा क्या है, राजकीय पशु है। क्वेश्चन नंबर 100, 30 अक्टूबर 2024 को अयोध्या में 8वें दीपोत्सव 2024 में कितने दीप प्रज्वलित करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है बनाया गया। तो इसमें से इसका आंसर हो जाएगा लगभग इसमें 25 लाख से अधिक दीप जो है प्रज्वलित किया गया था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 25 लाख से अधिक, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा, ठीक है। और आज का ये वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट प्रैक्टिस नंबर 4 में। तो
वीडियो एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।